हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। समय कुछ ही बचा है और तैयारी हमें बहुत ज़्यादा करनी है। तो बिना देरी किए बेटा, अब हम रोज़ाना कोई ना कोई सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पढ़ेंगे और लगातार अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। आज की वीडियो में बेटा हम केमिस्ट्री अर्थात कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वीडियो हम देखेंगे। विज्ञान विषय में बेटा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो केमिस्ट्री से शुरू हुई है बेटा, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न है, आप इन प्रश्नों पर ना जाएं कि ये 11वें नंबर का है या पहले नंबर का है। आपको केवल जो ध्यान देना है बेटा, वो प्रश्न ध्यान देना है। तो प्रश्न संख्या 11 है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप ये 11 नंबर ना देखें, बस प्रश्न देखें बेटा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आप देख सकते हैं बेटा, ये 2019 और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद इसमें या है, मतलब दूसरी तरह से आया है। अब कैसे आया बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस प्रकार से 2022 में आया है। और फिर आया है बेटा, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या 100 उदाहरण सहित दीजिए या कीजिए। ये बेटा 2022 में आया है। एक और आया है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो पेपर में प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। बस रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तो आपको यही प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर समझ लेते हैं। आंसर में क्या है बेटा, उत्तर सबसे पहले कह रहे हैं बहे रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हम समझ रहे हैं बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया, बहे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक कौन होता है बेटा, जो कोई भी रिएक्शन करते हैं तो एरो से पहले होता है, या जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हैं कि दो अभिकारक हों और दोनों में से पहले वाले का क्या हो बेटा, ऑक्सीकरण हो। क्या हो, पहले का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो, तो इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और या फिर इसे क्या नाम से जानते हैं बेटा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जैसे एग्जाम्पल भी होना चाहिए बेटा। जैसे यहाँ पर कोई, देखो बेटा, अपचयन और उपचयन होता क्या है। अपचयन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है पहले ये समझें। देखो पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, ऑक्सीजन की। तो आप ये भी समझें, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन की प्राप्ति। और यहाँ देखें बेटा, अपचयन है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन की कमी। तो जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन की कमी यानी कि ह्रास होता है तो अपचयन होता है। ठीक है बेटा, चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है बेटा CuO प्लस H2। CuO क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। Cu क्या है, कॉपर। Cu बेटा कॉपर है, O ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, H2 का मतलब हाइड्रोजन। तो बेटा इधर के ये दोनों है ना, ये हुए अभिकारक। क्या हुए बेटा, अभिकारक, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। और अब जो बनेगा बेटा, इस साइड एरो के बाद जो है वो होते हैं क्या बेटा, प्रोडक्ट। क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट, यानी जो बनता है वो प्रोडक्ट होते हैं। उत्पाद हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो आप समझें, यहाँ पर बेटा CuO है, यहाँ H2 है। तो Cu से बेटा Cu, अब ये H2 जो है बेटा, H2 जाएगा O के पास, ये H2 गया O के पास,
और क्या बन गया बेटा H2O। H2 जाएगा O के पास और बना लेगा H2O। अब ये Cu अकेला बचा बेटा, वो यहाँ लिख देंगे। तो H2 गया O के पास, क्या बन गया बेटा H2O। अब मुझे ये बताओ मेरे पास क्या थे, हाइड्रोजन था। क्या था बेटा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने CuO से क्या ले लिया बताओ, हाइड्रोजन ये था बेटा, इस ये गया CuO के पास, इसने लिया O, तो ये क्या बन गया बेटा, जल। तो अब ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और Cu से बेटा ऑक्सीजन चला गया, ये केवल बचा अकेला Cu, तो ये क्या हुआ, अपचयन। तो ये होती बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। CuO के पास से ऑक्सीजन गया तो इसमें अपचयन हुआ, और H2 में O मिला जिससे H2O बना, तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आया बेटा। तो क्या होते हैं, अभिकारक में एक का अपचयन हो, पहले वाले का बेटा ऑक्सीकरण हो और दूसरे वाले का अपचयन हो, तो उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए बेटा अगले देखते हैं। ये वाला प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देखें, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अच्छे प्रश्न है बेटा, सभी आए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्या है बेटा, संचारण। बी है विकृत गंध्यता, ये NCERT वाला प्रश्न है बेटा। और या किस प्रकार से ये आएगा, संचारण क्या होती है, संचारण के दो उदाहरण दीजिए। क्या आएगा बेटा, संचारण क्या होती है, संचारण के दो उदाहरण दीजिए, और ये बेटा 2022 में आएगा। अगला है या संचारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये बेटा 2022 में आएगा। तो इसका आंसर जान लेते हैं। हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक है बेटा संचारण और है विकृत गंध्यता। तो चलिए संचारण को देखते हैं बेटा, क्या होता है संचारण, दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं बेटा उत्तर संचारण। पेपर में संचारण आए तो आपको केवल संचारण लिखना है, विकृत गंध्यता है तो वो लिखना है, ठीक है। चलिए देखें बच्चों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता बेटा नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। बेटा कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, कील है, कोई भी चीज धातु है, अपने आसपास में अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। बेटा आपने देखा है चांदी जो होती है वो अगर किसी नमी में, नम जगह में, जैसे पानी है, किसी के संपर्क में आ जाती है बेटा, तो चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, काली पड़ जाती है। और जो क्या होता है बेटा, तांबा, तांबा क्या होता है बेटा, अगर ये संपर्क में आ जाता है नमी के, तो इस पर हरा हरा कलर की परत जम जाती है बेटा। तो ये किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। किसके, संक्षारण के उदाहरण है बेटा। अब देख लेते हैं विकृत गंध्यता क्या होती है। तो संक्षारण आप समझ गए, कोई भी धातु पर जब कोई भी एसिड, एसिड मतलब अम्ल या आर्द्रता, जो उसके संपर्क में अगर धातु आ जाएगी बेटा, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे लोहे की कोई वस्तु होती है उसमें जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है। और इसी प्रकार लोहे में क्या होता है बेटा, वो गलने लगती है, उसमें वो गलती कब है, जब वो भीगती है, भीगने का मतलब नमी के संपर्क में आती है तो वो गलने लगती है। इसी प्रकार तांबे के बर्तन क्या होते हैं बेटा, हरे हरे हो जाते हैं। चांदी होती है, आपने देखे होंगे ज्वेलर्स वगैरह होती हैं, पायल वगैरह चांदी की, तो क्या पड़ जाती है बेटा, काली पड़ जाती हैं। तो ये नमी के कारण होता है। अब देते हैं विकृत गंध्यता, देखते हैं बेटा। तो विकृत गंध्यता क्या है, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंध्यता कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, जब वसा और तेल और उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बेटा आपके घर में या हमारे घर में, हम सबके घर में भोजन बनता है, वसा और तेल उसमें पड़ता है, तो वो भोजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, वायु के या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत।
और जब वो ऑक्सीकृत हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तब उसमें क्या होती है, एक विशेष गंध आने लगती है। गंध मतलब महक। आप कहते हैं ना कि सब्जी खराब हो गई, भाई गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत माने बिगड़ जाए, गंध माने स्वाद। किसी भी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों या अचार या मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। समझे? अचार को आप खुला रहने दें तो भाई वो खराब हो जाता है। मुरब्बा होते हैं, अगर इसे भी आप खुला छोड़ देंगे तो ये भी खराब हो जाएगा, इसमें बदबू आने लगेगी, बेकार गंध आने लगेगी। तो ये बेटा किसके उदाहरण है? ये सब है विकृत गंधिता के उदाहरण। किसके उदाहरण? विकृत गंधिता के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न के नंबर पर मत जाना बेटा, प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, मैं रोजाना प्रत्येक वीडियो में बेटा दो तीन प्रश्न कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और बस आपको वही दो तीन रोज की रोज तैयार करते रहना है। जितनी भी वीडियो डाली जाए सब तैयार करते रहो। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बच जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। बेटा ये 2014 और 2016 में आया प्रश्न है। या किस प्रकार आएगा ये, पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। ये बेटा 2019 में आया है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। ये बेटा 2022 में आया है। तो ये जब भी आपका पीएच मान का प्रश्न आएगा समझ लीजिए यही पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से तैयार इसे करना है। मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूंगा ना कि चुटकियों में आप इसे याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो बेटा, क्या है आंसर समझे। पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। कह रहे हैं किसी विलयन का जो पीएच मान है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक मान होता है। अतः अब ये प्रश्न मतलब फॉर्मूला बता रहे हैं क्या है, पीएच बराबर जो होता है माइनस व्युत्क्रम का मतलब बेटा यहाँ माइनस है, ठीक है, और लघुगणक का मतलब लॉग, और हाइड्रोजन आयन का मतलब H प्लस। माइनस का मतलब व्युत्क्रम, लॉग का मतलब लघुगणक, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन। यानी पीएच बराबर माइनस का लॉग और बड़े ब्रैकेट में H प्लस। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जो H प्लस है बेटा, जहाँ H प्लस है वो आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण है। क्या है, आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, इसे याद कर लेना बेटा, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 गुणा 10 की घात -7 मोल बटे लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अब देखते हैं बेटा दैनिक जीवन में पीएच मान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हेडिंग है बेटा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पहला हेडिंग है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखें, हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। बेटा जो HCl अम्ल होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न करता है। बेटा अगर अधिक मात्रा में HCl है, क्योंकि वो क्या है, एसिड है बेटा, तो उसका HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द यानी तेजी से दर्द और जलन उत्पन्न करता है। कहते नहीं एसिड बन गया है पेट में,
है ना, कई लोग कहते हैं एसिड बन गया है, तो वही है बेटा ये, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल यानी एंटी एक्सिड, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अनुक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। बेटा हमारे पाचन तंत्र में जो HCl एसिड होता है, HCl अम्ल होता है, यदि वो ज़्यादा हो गया तो उसके कारण हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगती है। तो अब उसे हटाने के लिए हमें प्रति अम्ल लेना पड़ता है, और एक प्रति अम्ल बहुत अच्छा है कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये हम लेते हैं तो ये HCl को उदासीन कर देता है, यानी उसके प्रभाव को कम कर देता है, जिससे हमारे पेट में जलन और दर्द रुक जाता है। तो ये है बेटा पीएच का मान हमारे जीवन में, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं बेटा। अगला हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ध्यान से देखो। अगला हेडिंग है बेटा दूसरा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत मतलब दांत। देखें, मुंह के पीएच मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय हो जाता है। भाई अगर मुंह के पीएच मान जो है वो 5.5 से कम है, तो अर्थात अधिक अम्लीय, जब पीएच कम होगा तो अम्लीय अधिक हो जाएगा, तो दांतों में नुकसान होगा, दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, जिसका पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंत मंजन या क्षारीय प्रकृति होने के कारण या दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। बेटा दांत गिरने लगते हैं, खोखले हो जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, किसके कारण, जब पीएच मान जो होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, अच्छा दंत मंजन यूज करते हैं, जिससे वो क्षारीय हो जाता है और वो चीज़ ठीक हो जाती है। दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। ये हमारे दांतों में काम आता है बेटा। तीसरा हेडिंग हम देखते हैं, पीएच मान का ही, ये लिखना है पेपर में आएगा तब, ठीक है, ध्यान से समझें इसीलिए। तो तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कह रहे हैं मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, बिल्कुल होता है बेटा, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है एसिड, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। प्रविष्ट का मतलब प्रवेश कर जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में जो जहर होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। भाई होती नहीं है, जलन होती, दर्द होते, जब कोई भी मधुमक्खी काट लेती है तो कैसे चीखते हो, बिल्कुल गाना गाते हो सुरीला, है ना, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। बेटा हम उस पर क्या लगा लें, बेकिंग सोडा लगा लें, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, आराम। इसी प्रकार कई ऐसे जंतु हैं जिसके काटने पर हम जो है बेटा उचित उपचार कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, समझ में आया ये। लास्ट हेडिंग है बेटा हमारा, पौधों में पीएच। किसमें पीएच बेटा, पौधों में। क्या है ध्यान से देखेंगे। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्त्राव होता है। कई पौधों से जो हानिकारक एसिड या अम्ल होते हैं वो निकलते हैं बेटा। जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। नेटल एक शाकीय पौधा है बेटा, इसके पत्तों में डंकनुमा, डंक जैसे लगता है ना, ऐसी बाल होते हैं, बहुत तेज लगते हैं, डंकनुमा बाल होते हैं, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द करते हैं। अगर किसी जंतु के शरीर पे, हमारे तुम्हारे किसी के शरीर पे छू गया ना, तो एकदम डंक जैसा दर्द करेगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि इसके बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होता है। इसके बालों से क्या निकलता है, मेथेनोइक एसिड निकलता है। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए
ढाक के पौधे के पत्ते रगड़कर प्रयोग किया जा सकता है। इसके दर्द को दूर करने के लिए किसका पौधे के पत्ते रगड़ें? ढाक। ढाक के पौधे के पत्ते अगर हम रगड़ेंगे तो इसके दर्द को कम किया जा सकता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लगातार पूरी साइंस क्या सभी सब्जेक्ट के मुख्य प्रश्न कराएंगे और आपको ये सभी अच्छे तरह से याद करना है। वीडियो को रोजाना देखना है और याद करना है। बेटा प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और सब प्लेलिस्ट आपको एक तरफ से देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।